नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार ज़िंदगी को लेकर आप सभी से रूबरू है। हमेशा की तरह अपना वादा निभाती हुई बुधवार शाम 7 बजे एक नए शानदार शख्सियत के साथ कुछ खट्टी-मीठी बातें, कुछ कही अनकही बातें, उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति आज हमारे किरदार का हिस्सा हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनका पदार्पण हुआ है हमारे आज के कार्यक्रम में और मैं बताना चाहती हूँ, वो खुद मंझी हुई एक बेहतरीन मंच संचालिका हैं। मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है क्योंकि मैं खुद संचालन कर रही हूँ और एक ऐसी अ, व्यक्तित्व से आपको मिलवाने लाई हूँ जो मंझी हुई मंच संचालिका हैं, कवित्री हैं, प्रसिद्ध लेखिका हैं और बहुत सारे फ़िल्मों में उन्होंने काम किया, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। हमारी धारदार तलवार की तरह बोलने वाली जो हमारी सुषमा स्वराज जी थीं, उनके सानिध्य में उनके मंच पर होते हुए इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से मंच संचालन किया है। मंच संचालिका, कवित्री, लेखिका और अभिनेत्री, इतने सारे अवार्ड की विजेता और साथ ही दिल्ली दूरदर्शन, आकाशवाणी हर जगह उद्घोषिका का कार्य किया है इन्होंने बिना विलंब किए और सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों, तमाम श्रोताओं से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ तकनीकी कारणों की वजह से हमारा कार्यक्रम थोड़ा-सा विलंब शुरू हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है जो विलंब हुआ है उसका आनंद आपको ज़रूर आएगा क्योंकि मैं एक शानदार शख्सियत से आपको रूबरू कराती हूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए, आदरणीय डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी से आपको मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और भी बहुत कुछ जो हम सुनना चाहते हैं। अल्पना जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत मैं आभारी हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया वैभवी जी और आपका और आपके पटल का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये अवसर आप लोगों ने दिया है। और तमाम दर्शकों का जो लोग जुड़े हैं उन सभी का भी हृदय से आभार। और मैं आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा-सा विलंब हुआ और लेकिन उसके बावजूद आपने समय का वो ध्यान रखा और समय प्रतीक्षा की, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए बड़े तो आप बन जाते हैं लेकिन जब नम्रता, विनम्रता आपके साथ होती है, तभी लगता है कि सब कुछ सार्थक है। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और अल्पना जी, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आज का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ेगा, लेकिन तभी हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान जी गदा लेकर पहुँच गए मदद के लिए। ख़ैर, ये सब तो आस्था की बात है, विश्वास की बात है। चूँकि आप इतनी सारी उपलब्धियों को लेकर आई हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आपने पीएचडी किया हुआ है और हिंदी से आपने बीए भी किया है। पढ़ाई-लिखाई भी आपकी रही है और आप गाज़ियाबाद से हैं। छोटा-सा पारिवारिक जो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, हर व्यक्ति के जो सुदृढ़ होने का सबसे बड़ा जो योगदान होता है, वो परिवार का होता है। तो यहीं से हम जी आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में बताएँ। जी मैं असल में गाजियाबाद से नहीं हूँ। मेरा मायका जो है वो हरियाणा हिसार है। हिसार से हूँ। आवाज सही आ रही है ना मेरी? जी। तो मैं हरियाणा हिसार से हूँ और यहाँ मेरी शादी हुई है गाजियाबाद में। तो ससुराल मेरी ये है। और जो है आरंभ से ही मेरे पिताजी जो हैं वो हरियाणा के ख्याति नाम साहित्यकार रहे श्री निर्दोष हिसारी जी। तो उस वजह से जो है घर में साहित्यिक माहौल आरंभ से ही था। हम 5 भाई बहन हैं। सबसे छोटी मैं हूँ घर में। जो मेरे मुझसे बड़े भाई थे उनसे भी 8 साल छोटी, यानी बहुत ज्यादा छोटी घर में। और घर में पूरा किताबी परिवेश, चारों तरफ किताबें ही किताबें, लाइब्रेरी। और पिताजी तो हालांकि मैं जब 8वीं कक्षा में थी तभी उनका देहावसान हो गया था। लेकिन उनके बाद मेरे 2 भाई हैं। तो जो छोटे भाई थे जो मुझसे तो बड़े थे लेकिन वैसे घर में छोटे थे, तो सदोष खेसारी, उन्होंने उस साहित्यिक परंपरा को संभाला, सहेजा। और मैं सच बताऊं तो मुझे साहित्य से परिचित कराने में उनका बहुत योगदान है, क्योंकि पिताजी को मैं इतना नजदीक से नहीं देख पाई, जान पाई। तो भाई ने पुस्तकों से अवगत कराना, पुस्तकें पढ़ने के लिए देना, हम दोनों में आपसी प्रतिस्पर्धा चलती थी कि कैसे कौन जल्दी पुस्तक खत्म करेगा।
तो वो पूरा माहौल जो है वो उन्होंने दिया। और अफसोस की बात है कि भाई भी अभी 4-5 साल पहले उनका भी देहावसान हो गया, महज ओहो। 47 साल ओ, के। जी। तो ये दुखद रहा काफी, लेकिन वही है कि जो परंपरा थी परिवार में साहित्यिक, वो उन्होंने मुझे समझाई, और बस वहीं से ही शायद नींव पड़ी। जी वैसे। जी, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है परिवार का सहयोग होना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत हितकर भी होता है, और परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी भी है। और लेकिन आपके पिताजी और भाई साहब के बारे में सुन के हमें दुःख हुआ। लेकिन चूँकि ज़िंदगी है, चलती रहती है, ईश्वर के हाथ में है हर चीज़। खैर, अल्पना जी की आवाज़ कम आ रही है, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अल्पना जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, दोबारा जुड़ेंगी। जी। जी, थोड़ा-सा वॉइस चेक कर लीजिए अल्पना जी। अभी ठीक आ रही है क्या आवाज? आपको हाँ, सही अभी आ तो रही है आपकी वैसे? सही आ रही, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आवाज़। तो परिवार की बात हो गई, और देख रही हूँ मैं कि बहुत नपा-तुला बोल रही हैं आप। एक मंची हुई संचालिका जिस तरीके से बात करती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि आप बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, और बहुत सारे आपने वेब सीरीज़ में भी काम किया है, उस पर भी हम आएँगे। फ़िल्मों की तरफ जो आपका रुख है, वो कैसे वहाँ तक पहुँचा? क्योंकि साहित्यिक पृष्ठभूमि तो आपके घर की है, लेकिन अभिनेत्री कैसे बनी आप? जी, जी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, उस दौरान हमने थिएटर करना शुरू किया था। तो वहाँ पर जो है कॉलेज में थिएटर में जैसे पहली बार मैंने नाटक किया, तो मैं स्पीच देती थी। स्पीच, डेक्लामेशन, पोएट्री कॉन्टेस्ट सब में जाती थी मैं, कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से भी जाती थी पहले, फिर कॉलेज से जाती थी। तो एक बार वहाँ ऑडिशंस चल रहे थे, मुझे आज भी ध्यान है। तो राजेश कपूर जी जो थिएटर के गुरु रहे मेरे, उन्होंने वो ऑडिशन ले रहे थे, और किसी ने उन्हें बताया कि इसकी आवाज बुलंद है अल्पना की, दूर तक जाती है। तो उन्होंने बोला कि तुम भी ऑडिशन दो। तो मैंने कहा कि मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। तो बोले कि नहीं, तुम दो ऑडिशन। मैंने वहाँ ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। किसी और का छोटा सा एक्ट किया मैंने। और वो करने के बाद जो है वहाँ मैंने जब वो नाटक ज्वाइन किया, और वो हमारा इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक गया। और हैरत की बात ये थी कि वो नाटक हमारा जो था वो कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला पहली ही बार में। जी। तो वहां से थोड़ा सा और जुनून, क्योंकि थिएटर जुनून है, थिएटर जुनून मांगता है। और थिएटर मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि उसमें ना बड़ा परिष्कार करते हैं आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी स्पीकिंग स्किल्स का, आप पर बहुत मेहनत होती है। तो वहीं से ये जुनून हो गया था। और उसी दौरान जो है हरियाणा हिसार में आकाशवाणी आया और दूरदर्शन आया, तो मुझे लगा कि वहां जी, जाना दूरदर्शन चाहिए। पर जब दूरदर्शन आया तो आप ही ने संचालन किया था, जी। जी। उद्घाटन संचालन। जी, बहुत हाँ सारी जी। शुभकामनाएँ। शुक्रिया। तो आकाशवाणी में मैं पहले जुड़ी, तो मैं वहां गई आकाशवाणी में ऑडिशन के लिए। तो वहां भी यही हुआ कि पहली ही बार में मेरा, जो मुझे लेके गए उनका नहीं हुआ था, लेकिन मेरा पहली बार में ही वहां पर सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं ऋणी हूँ कि जो मुझे लेके गई दीदी किरण छाबड़ा दीदी, उनका यूथ वाले प्रोग्राम के लिए हुआ, जो आधे घंटे के लिए होता है, और मेरा अनाउंसर के लिए उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो ये भी मेरे लिए बड़ी हैरत और मतलब ऐसी बात थी, क्योंकि आकाशवाणी केंद्र देख के और वहां सब जिस तरह से इंग्लिश में बात कर रहे थे, और तो मुझे लगा था कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मेरा तो होगा नहीं यहाँ पे। लेकिन वहां चाहिए होती है भाषा की शुद्धता, आवाज आपकी रेडियोजेनिक हो, और मॉड्यूलेशन आप वॉइस का कितना करते हैं। और वहां भी बहुत ज्यादा, रूपचांदनी खुराना मैम थी हमारी, उन्होंने बहुत परिष्कार किया, और श्रीवर्धन कपिल सर थे, विनोद मेहता जी, सब लोगों ने बहुत सिखाया। मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपको लेकर के चल रहे होते हैं, आपकी नींव तैयार करने के लिए, धीरे धीरे कदम दर कदम एक अदृश्य शक्ति आपको लेकर के चलती है अनजाने अनजानी सी डगर पे। और मैं आपको बताऊं कि मैं जो परिवेश मेरा रहा, वो गुर्जर कम्युनिटी से हूं मैं, जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता ज्यादातर। तो उस परिवेश में रह करके मैं, मुझे इस तरह के अवसर मिले, ये मेरी जिंदगी के स्वर्णिम और बेशकीमती पल थे यकीनन। एक विश्वास मुझे मिला, और मुझे मतलब साहित्यकार परिवार मिला। मम्मी भी मेरी शिक्षित हैं, उस समय में उन्होंने 10वीं कक्षा तक पंजाबी में शिक्षा पाई हुई थी। तो साहित्यिक और शैक्षिक पूरी पृष्ठभूमि मिलना, और उसके बाद जो है आगे
फिर आकाशवाणी से जो है साथ ही साथ मैं नाटकों में, थिएटर में करने लगी। और उस समय इतना जुनून होता था वैभवी जी कि मैं वहां पर सिटी केबल एक चैनल था, तो दिन में 2 बजे के करीब वहां न्यूज रीडिंग करके उसके बाद सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं पत्रकारिता के लिए न्यूज एकत्र करती थी। 2 बजे मैं वहां न्यूज रीडिंग करके उसके बाद मैं वहां जाती थी आकाशवाणी, वहां अपनी ड्यूटी रात के 9:20 तक करके उसके बाद वहीं से ही दैनिक भास्कर के न्यूज पेपर के अखबार का जो हमारा वो था ऑफिस, वहां जाना और वहां फिर न्यूज बना करके रात को 1:30 बजे घर वापस आना। उस तरह से जुनून था काफी कि कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, मतलब कुछ कई बार करना है थोड़ी सी। फिर। जी जी, जी। आप तो आपकी अब बात सुन के मुझे मुझे अपनी बात जी याद आ गई, जैसे कि सिटी केबल की बात की, तो 2 साल मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया एज़ अ न्यूज़ रीडर, तो वो मैं क्या पुराने थोड़े ख़्याल में चली गई थी। बहुत अच्छा लगता जी है और इस तरीके से इतना हार्ड वर्क करना, इतनी मशक्कत से आगे बढ़ना। देखिए किरदारे ज़िंदगी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा किरदार जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी आए होंगे, बहुत सारी उसके पास उपलब्धि भी है, बहुत कुछ है लोगों को बताना। क्योंकि आपके बाहरी आवरण को सभी जानते हैं, लेकिन जब आप जी किरदारे ज़िंदगी में आती हैं ना, तो आपकी उन बारीकियों के बारे में हम जान पाते हैं जो वाक़ई जो पल आपने जिया है, जो कुछ झेला है आपने। और क्योंकि देखिए 1:30 बजे रात तक आप काम कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग फिर आपका वही शेड्यूल है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत टोटली हार्ड वर्क है। जी और जैसे बिल्कुल। कि आप थिएटर के बारे में कह रही हैं, तो ये तय है कि थिएटर करने के बाद एक बढ़िया अभिनेत्री हम या अभिनेता बन सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तय है। हालांकि थिएटर की एक्टिंग बिल्कुल अलग होती है, वो लाउड होती है। और सिनेमा की एक्टिंग बिल्कुल अलग होती है, वहां आपको बहुत सहज और स्वाभाविक रहना होता है। थिएटर की एक्टिंग में आपके सामने जो हजारों दर्शक बैठे हैं वहां तक आपकी आवाज जानी चाहिए और आपके एक्सप्रेशंस भी लाउड होने चाहिए, थोड़े से ओवर कई बार लगते हैं जो दिखे लोगों को। लेकिन सिनेमा में ये है कि आप इतने सहज और सामान्य रहें जैसे आप दैनिक जीवन में रहते हैं, और कैमरा खुद आपकी तरफ आए, मतलब आप कैमरे की तरफ जाने की कोशिश ना करें, आप आवाज ना तेज करें कि आपकी आवाज जाए, नहीं। वो कैमरे का काम है, वो वॉइस वाले का काम है, वो अपने आप कैच करेंगे। आप सहजता में अपनी अभिव्यक्ति करें। तो ये बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है। और जब थिएटर के लोग सिनेमा की एक्टिंग में आते हैं तो वो ये चूक कर जाते हैं कि वो कई बार लाउड कर जाते हैं। लेकिन फिर भी अभिनय तो अभिनय है। बहुत सी चीजें सीखते हैं हम, आंखों के एक्सप्रेशन कैसे दिए जाने चाहिए, हमें मॉड्यूलेशन वॉइस का कैसे करना चाहिए, और एक्सप्रेशंस कैसे हो, कैसे हम रोना भी है तो 10 तरह का होता है, चलना भी है तो कितनी तरह का होता है, उठना बैठना आपका अलग अलग अंदाज का कैसा हो सकता है, आई कांटेक्ट करके बात करना क्या होता है। तो बहुत परिष्कार होता है थिएटर में बच्चों का। कल्पना जी, आपको सुनने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक, श्रोता जो हमारे दिल के अजीज हैं, करीब हैं, वो बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जरा मैं आपका अ, इनसे परिचय कराती हूँ। हमारे सबसे पहले तो पटल के मुख्य सलाहकार बहुत अच्छे गजलकार हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी, श्योपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राकेश छोकर भाई साहब जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे किरदार रह चुके हैं। और जी अ, इन्होंने लिखा है बहुमुखी अद्भुत प्रतिभा की धनी अल्पना जी को प्रणाम। आपका संदेश हमने पहुंचा दिया है। और हमारे साथ प्रमोद तिवारी भाई साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ बेंगलोर से राही राज जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, निधि भार्गव मानवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ जी महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अच्छा जुनून इन्होंने लिख के भेजा है डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी। और इनका विशेष स्नेह मुझे और हमारे संस्थान को प्राप्त है, आभार। और जी विभा प्रकाश जी लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई हैं। बहुत सारे श्रोता आपको सुनने के लिए आए हैं। तो बातचीत को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि कुछ तरन्नुम में आप अपनी खूबसूरत मखमली आवाज में कुछ सुना दें। वैभवी जी, आपको हैरत होगी कि मैं तरन्नुम में कभी नहीं सुनाती हूँ, मैं तहत में पढ़ती हूँ गजलें। आप और इतनी खूबसूरत तरन्नुम हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कोशिश करके नहीं देखें। नहीं,
ये मुझे भी कई बार लगता है कि जब मैं तरन्नुम में सुनती हूँ लोगों को मंच पर, तो मुझे लगता है कि मेरा तरन्नुम उतना अच्छा क्यों नहीं है। तो मैं तहत में ही पढ़ती हूँ, तो मैं अपनी एक छोटी बहर की गजल है जो कि मंचों पर भी काफी सराही गई, और उसने मुझे पहचान दी, और उसी नाम से मेरी पुस्तक भी आई है। तो मैं वो आपके सामने रखती हूँ, देखिएगा कि मसला है। तेरे मेरे लब की बात, तेरे मेरे लब की बात, कैसे कैसे बन गई सबकी बात। तेरे मेरे लब की बात, कैसे बन गई सबकी बात। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि मैंने चाहा तब की बात, मैंने चाहा, मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। शुक्रिया कि मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। और याद है उसको आज का दिन, याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात। याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात। और छीन के मुझसे ये दुनिया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं इश्क मोहब्बत के मसलों में और पुरुष व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। कि छीन के मुझसे ये दुनिया, छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। और हमारे यहाँ जो खाप पंचायतें होती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खास तौर पर, उन पर कहती हूँ कि फिर पंचायत बैठ गई, फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। फिर पंचायत बैठ गई, बहुत शुक्रिया, फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। अपनापन खो बैठोगे, अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। तेरे मेरे लब की बात, कैसे कैसे बन गई सबकी बात। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और सभी हर शेर मुकम्मल लिखा है इन्होंने, सुरेंद्र भाई साहब ने। और सभी देखिए, इतने सारे कमेंट में फ्लैश कर रही हूँ, आप ज़रूर देख पाएँगी। जी खूबसूरत मतला लिखा है इन्होंने। और बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, कुछ इमोजी वगैरह भी भेज रहे हैं, क्योंकि हम जब स्ट्रीम यार्ड पे प्रोग्राम करते हैं तो इमोजी हम देख नहीं पाते। तो जो कमेंट्स लिखे होते हैं वही हम देख पाते हैं। कोई बात हम्म नहीं। विलंब क्यों हुआ इन्होंने पूछा है। जैसे कि भाई साहब, मैं हमेशा कहते हूँ, नेटवर्क दानव होता है जो हमेशा यज्ञ को भंग करता है। और जिस यज्ञ को लेकर हम चल रहे हैं, अल्पना जी, मैं बताना चाहती हूँ, आज 71 एपिसोड हमारे हो चुके हैं किरदार जिंदगी के। या, हम्म और और एक वैसे मैंने आपको सुना है दिल्ली में संचालन करते हुए, और मैं वाकई बहुत प्रभावित हुई। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती आज तो आपने मेरा दिन बना दिया, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत संचालिका हैं, और आपने जब मेरी सराहना की, तो मुझे लगता है कि शायद आज मेरा हैं। दिन नहीं, है। वाकई बहुत अच्छा बोलती बहुत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और चलते हैं हम। इसकी उसकी बात तो हमने सुन ली, दिल की बात भी सुन ली। हम्म लेकिन कुछ भी आसान नहीं होता है एक महिला होने के नाते। महिलाओं हम्म के लिए खासकर, जो पुरुष प्रधान समाज आज भी है, अब खैर बहुत चीजें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी हम्म एक डिसिप्लिन या एक घर का एक ऐसा माहौल, जहाँ पर आपको बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है। बच्चा है, पति है, गृहस्थी है, उसके बाद आपको कुछ अपने मन का करना है। तो आपके लिए कितना सहज था या कितना मुश्किल था ये सब करना? हम्म। नहीं, मुश्किल तो होता है। महिलाओं के लिए दोहरे मापदंड भी हैं समाज में, और दोहरी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं कहीं ना कहीं। और हम महिलाएं भी ऐसी हैं, शायद हमारे संस्कार परिवेश ऐसे रहे हैं कि हम बहुत उपेक्षित नहीं कर सकते घर को, ये भी रहता है। और जब महिला घर से बाहर निकलती है, अपने साथ पूरा घर लेकर के चलती है जहन में, हमेशा पूरा घर चलता है उसके साथ। तो वो सारी स्थितियां हैं। लेकिन मैंने एक बार कहा था कि जब कभी आकाश कहता, तोलना मत तुम परों को। जब कभी आकाश कहता, तोलना मत तुम परों को, बस तभी से न जाने क्यों पंख मेरे फड़फड़ाते। तो वही है कि जब भीतर हुनर है, कहते हैं ना कि दरिया अपना रास्ता तलाशेगा, नदी अपना रास्ता तलाशेगी, बहाव अपने आप होगा। तो भीतर अगर कुछ बुगाहट है, बेचैनी है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि स्थितियां बनती चली जाती है कहीं ना कहीं।
और मेहनत तो खैर आप इसके लिए तैयार रहें कि आपको 4 गुना करनी पड़ेगी, 2 गुना भी नहीं कहूंगी मैं, 4 गुना करनी पड़ती है महिलाओं को। लेकिन अगर आप अपना सपना जी पा रहे हैं तो मेहनत उतनी बोझिल नहीं लगती, वो भी अच्छी लगती है। तो सपना जीना है तो चलना होगा और चलते रहना होगा, क्योंकि थमना जिंदगी नहीं है, जिंदगी चलते रहना। बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत सुंदर। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, बड़ी ऊँची बात है कि चलना ज़िंदगी है और थमना क्यों ज़रूरी है? क्यों हम थमें? जब हम चाहते हैं कि पूरा आकाश हमारा हो, तो है। उस सूरत में हमें चलना पड़ेगा और महिला होने के नाते परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और उसके बाद दुगनी क्षमता से आगे बढ़ना है। तो ये भी एक महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि ईश्वर ने कुछ बना रखा है, रोबोट की तरह हम काम करते हैं, एक साथ बहुत सारे हम काम कर लेते हैं। तो ये ईश्वर की अनुकंपा है, जिसकी वजह से हम हम्म, कर पा रहे हैं। जी एज़ अ एंकर जी आपको क्या लगता है एंकर होने का जैसे कोई अगर संचालन करना चाहता है, आजकल के बच्चे भी करना चाहते हैं या हम्म, मैं खुद हूँ, तो आप क्या सजेशन देना चाहती हैं? अगर वो एंकरिंग करना चाहे आजकल की यूथ बच्चे, तो हम्म। उन्हें किस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, संचालन जो है ना, अमूमन ये मान लिया जाता है कि कोई भी कर सकता है, और ज्यादातर इवेंट्स में ऐसा होता है, क्योंकि मैंने तो राजनीतिक मंच भी किए हैं, साहित्यिक मंच भी किए हैं, और फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में भी किया है, साथ ही साथ साहित्यिक मंच भी किए हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि संचालन को बहुत हल्के में लिया जाता है कि कोई भी कर लेगा, और वो कई बार करते भी हैं कि अपने ही घर के किसी सदस्य से करवा लिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी भाग दौड़ जद्दोजहद आप पूरे इवेंट को क्रिएट करने में करते हैं ना, उस इवेंट की सफलता और असफलता कहीं ना कहीं संचालक के कांधे पर होती है। आप अपनी तमाम जिम्मेदारियां, तमाम तनाव, तमाम तरह का शेड्यूल, सब कुछ उसके कांधे पे सौंप करके एक साइड हो जाते हैं। अब संचालक अगर वो सही से कर पाए तो कार्यक्रम सफल है, वरना वो असफल भी हो जाता है कई बार, और कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए एक तो संचालन के काम को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और खास तौर पर इस क्षेत्र में जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको ये है कि वो भाषा पर काम नहीं करते। वो मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सी किताबें पढ़ें कि संचालन आ जाए। ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये पढ़ने से आपको संचालन आ जाएगा। संचालक के भीतर शब्द भंडार होना बहुत जरूरी है, और जब तक वो भीतर से खुद भरा हुआ नहीं होगा ना, उसमें रिक्तता होगी, तो वो रिक्त रिक्त दिखाई देगा, मुझे पता चलता है, आप उसको छुपा नहीं सकते। तो भाषा भीतर जो है मजबूत करते रहे, पढ़ते रहे, पठन पाठन की आपकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, आप अखबारों के जरिए या लिटरेचर पढ़ करके अपने आप को समृद्ध करते रहे। दूसरी बात, जो प्रोफेशनल एंकर होते हैं, जो दूसरी तरह के इवेंट करते हैं कि वो जो प्रोफेशनल से इवेंट होते हैं, उनके लिए आपके लिए जरूरी है कि इंग्लिश पर भी कमांड हो, भाषा पर कमांड हो। तो सबसे जरूरी चीज ये है। और तीसरी चीज ये है कि जीवंतता, संचालक का जीवंत होना, एनर्जेटिक होना। चाहे मैंने कितने ही इवेंट जी ऐसे किए हैं, खास करके फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह, सुबह 8 बजे शुरू हो रहे हैं, रात के 8 9 10 बजे तक वो लगातार चल रहे हैं, और उतनी देर लोगों को कोई मतलब नहीं है कि मतलब लोग बदलते रहते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अलग अलग सत्र हो रहे हैं, लेकिन संचालक सुबह से लेकर रात तक अगर आपके साथ है तो उसकी वो जीवंतता बरकरार रहनी चाहिए। यूथ फेस्टिवल मैंने हिसार में किया था, रात के 3 3 बजे खत्म होता था वो, 3 3 बजे, 4 4 बजे लोगों को उबासियां आ रही, 77 टीमें आई हुई थी कॉलेजों की, और लोगों को उबासियां आ रही हैं वहां पर। तो मेरा यही कहना था कि आप ये सोचिए आपकी जिंदगी में कितने ऐसे पल आए जब खुले आकाश के नीचे तारों की छाव में बैठ करके और आप गीत और संगीत का आनंद ले रहे हैं। तो आप अपने भीतर वो एनर्जी महसूस करेंगे तो दूसरे को अपने साथ जोड़ पाएंगे। तो एनर्जेटिक रहना बिल्कुल और बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी है कि भाषा बच्चे जो है जरूर करें, और कोई अल्पना जी, आसान सा। ऐसा नहीं जी, मुझे हम्म, लगता है कि अगर आप एंकर बनना चाहते हैं या एंकरिंग करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। वही मैं कह जब रही हूँ, आपको एनर्जेटिक काम में कब रहेंगे हाँ, जब आप खुद आनंद ले रहे हैं मज़ा उस चीज आएगा का। जब आपको और इन्होंने लिखा है कि एंकरिंग इज़ एन आर्ट, बिल्कुल सही बात है, एक आर्ट है।
हर काम एक कला के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। है ना वैभवी जी, वो सिर्फ जी। एंकर नहीं होता, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है उस समय, वो वहां पर कॉमेडियन भी होता है। मतलब जितना, अब मान लीजिए गेस्ट आपने बुलाए हैं, गेस्ट आने में 2 घंटे लग गए हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं है उस चीज से। वो अगर इवेंट में आ गए हैं, आपको इवेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ी देर आप म्यूजिक चला देंगे, कुछ कर देंगे, उस 2 घंटे के दौरान आप अपने आप को कितने विविध रूपों में उनके सामने ला सकते हैं। इस स्तर भी न गिरे आयोजन का, और आप जो है लगातार बने भी रहें। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। बहुत से अवतार, आप स्पीकर होते हैं बहुत अच्छे उस समय। कितनी बार ऐसा हुआ है, मान लीजिए कि पर्यावरण पर कोई कार्यक्रम है और वो इधर उधर निकल गए हैं, सब पेड़ पौधे लगा रहे हैं गेस्ट जो आए हैं, लेकिन ऑडियंस सामने बैठी है, वो नहीं गई है इधर उधर। उन वो 1 घंटे का भी समय लग रहा है, उस 1 घंटे में आपको विषय पे केंद्रित भी रहना है, आपको जितनी बात करनी है पर्यावरण की ही करनी है। तो पर्यावरण के बारे में इतनी जानकारी आपके भीतर होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक मंच पर अगर आप खड़े हैं, जो राजनेता आ रहे हैं, जिनका इंतजार हो रहा है, उनके बारे में आपको कितनी जानकारी है, या वो जिस पार्टी से जुड़े हैं उसकी कितनी जानकारी है आपको। क्योंकि विषय से अगर आप हट गए तो भी आप कामयाब एंकर की श्रेणी में नहीं आएंगे। मान लीजिए कि आपने काम, अगर जैसे बच्चे आजकल गेम्स खिलाने लग जाते हैं, तो सब वो थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, लेकिन विषय से अगर आप मूल विषय से भटक जाते हैं तो वो ठीक नहीं होता। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसे हल्के में ना लीजिए जाए। मैं ये कहूँ। मुझे लगता है आपसे जो भी बातचीत हो रही है वो दूर तक जाएगी ये बातचीत, और जो नए बच्चे हैं या जो नए लोग हैं जो इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उनको बहुत लाभ पहुंचेगा आपकी बात सुनकर। और हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और उन्होंने लिखा है अच्छा टॉपिक, अच्छी चर्चा, चर्चा नहीं है साक्षात्कार है आदरणीय डॉक्टर अल्पना सुहासनी जी का, और ये अपने आप में एक शख्सियत है। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी बातें अभी और करेंगे। और इन्होंने लिखा है कि शब्दावली मजबूत होना बहुत जरूरी है, और वाकई एक एंकर के लिए ये सारी चीजें खूबी जो चाहिए वो सारी खूबी। और नब्ज भी पकड़ना जरूरी है कहीं ना कहीं दर्शकों की, कि आप बोले ही जा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने कई बार देखा कि पूरा पूरा लिख के लेके आएंगे और ये सोच के और मान के चलते हैं कि जितने शेर मैंने लिखे या जो मैं बातें लिख के लाया वो मैं बोल के ही रहूंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि लिटरेचर को आत्मसात करें, पढ़ें, वो आपके भीतर इतने अशार रहें कि वो समय पे जैसे ही बात चली वो तुरंत खुद से आए बाहर। लेकिन आप जो लिख के लाए वो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, वो उस परिस्थिति में सटीक बैठ रहा है नहीं। दर्शकों की नब्ज पकड़नी जरूरी है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि इस समय दर्शक नहीं सुन रहे हैं, आपको बोर हो रहे हैं, आपको तुरंत परिवर्तित होना है, उस समय कुछ और बात करनी है, आपको उनको अपने साथ लेकर के चलना। संचालक का मुख्य दायित्व है जनता को अपने साथ बहा करके लेकर के चलना। कौन सी बातें उन्हें पसंद आ रही है। बच्चों का कार्यक्रम आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो बच्चे नहीं जुड़ेंगे। बच्चों के कार्यक्रम में बच्चों के लेवल पे जाकर के बातें जरूरी है। क्योंकि मुझे ईश्वर की कृपा से हर तरह का इवेंट करने का मौका मिला, मैंने बच्चों के बहुत से कार्यक्रम किए, तो बिल्कुल बच्चा हो जाना होता है वहां पर। जी बिल्कुल सही है, कुछ वेब सीरीज में भी आपने काम किया है, तो ये सब फिल्मों में ये बहुत हम कहाँ देख सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं आप। जी। जी जी। आप पूछ भी रहे थे कि फिल्मों में कैसे है, वो बीच में रह गई बात, हम थिएटर की बात करके रह गए। असल में थिएटर चूंकि करती थी तो अभिनय का शौक रहा, तो जो है शादी से पहले भी एक बार मुझे ऑफर मिली थी, लेकिन मैंने इंटरेस्टेड भी नहीं थी खुद भी और नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद जो है अभी हरियाणा में यशपाल शर्मा जी की वापसी हुई। यशपाल शर्मा जी हिसार से हैं और बहुत अच्छे अभिनेता हैं वो। आपने उनको गंगा जल, राउडी राठौर और बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। तो वो जो है हिसार से हैं, और वहाँ मुंबई में काम करते करते उन्हें लगा कि मुझे हरियाणा के लिए काम करना चाहिए, तो उन्होंने हरियाणा में वापसी की। और लखीम दादा में उन्होंने, भी है वो। जी, वो उन्होंने ही बनाई, दादा लक्ष्मी। तो उन्होंने यहाँ पर एसपी चौहान फिल्म बनी थी, उसमें अचानक से मुझे बुलवाया था, और मैं कहूँगी कि पहला अवसर मुझे देने वाले और मेरे अभिनय गुरु मैं उन्हें कह सकती हूँ, फिल्मों के क्षेत्र में लाने वाले। और मैं इसके लिए उनकी ऋणी हो सकती हूँ वाकई।
तो उन्होंने मुझे सबसे पहले जो है एसपी चौहान में एक पड़ोसन का रोल था छोटा सा, वो दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर उसमें जो है काफी मतलब बॉलीवुड के स्टार्स भी थे, मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहे, और खुद यशपाल जी भी थे। उसके बाद छलांग फिल्म बनी, उसके लिए ऑफर आया मेरे पास, तो उसमें राजकुमार राव थे, वहाँ भी मतलब बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, छोटी ही थी, लेकिन बॉलीवुड प्रोजेक्ट था वो, हंसल मेहता जी का प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर मैंने की थी दादा लक्ष्मी। दादा लक्ष्मी जो है, इसमें मैंने ऑडिशन दिया था तो काफी अच्छा रहा, काफी सराहा गया, और मेरा सौभाग्य रहा कि दादा लक्ष्मी की पत्नी का किरदार मुझे करने का अवसर मिला। और इसमें दादा लक्ष्मी बने हैं यशपाल खुद। तो इतने बड़े अभिनेता के साथ काम करना यकीनन मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और तो दादा ये लक्ष्मी मूवी को अक्सर ये यूट्यूब पे अवेलेबल है? यूट्यूब पे? भी नहीं, ये वैसे थिएटर्स में थी, और ये फिल्म फेस्टिवल्स में भी खूब गई। इसको 80 से अच्छा। ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, और नेशनल अवार्ड भी मिला है इस फिल्म को। और अभी जो है इसे आप देख सकते हैं स्टेज ऐप पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म है स्टेज ऐप। उसे डाउनलोड अगर आप करेंगे तो उसका सब्सक्रिप्शन शायद 299 कुछ है साल भर का। तो वो करके आप उस पर दादा लक्ष्मी देख सकते हैं। और इसलिए भी मैं कहूंगी कवि और कलाकारों को सबको देखने के लिए कि ये एक कवि की कहानी है। दादा लक्ष्मी जो हैं वो हरियाणा के शेक्सपियर कहे जाते हैं, और सूर्य कवि कहे जाते हैं। और वो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने इतना लिखा, और इतने सांग, जो सांग विधा आपने सुनी हो, बहुत काम किया था उन्होंने। उन्हीं पर ये फिल्म बनी है, और बहुत कमाल की और कलात्मक फिल्म है। इतनी कमाल की फिल्म है कि बॉलीवुड के जितने डायरेक्टर्स हैं उन सबने भी भरपूर तारीफ की है। और इसमें जो टेक्निकल स्टाफ था वो मुंबई से था। और मतलब जो बड़ी बड़ी फिल्मों में, रुदाली में इनमें कॉस्ट्यूम का कर चुकी हैं, उन्होंने हमारे कॉस्ट्यूम का काम किया था इसमें। और जो कैमरामैन थे वो भी बॉलीवुड के ही थे, लेकिन जो कलाकार लिए गए वो सारे हरियाणा से लिए गए, बिल्कुल असली, जो बिल्कुल लगते थे जमीन से जुड़े हुए लोग, वो लिए गए थे। और बहुत मेहनत से, 6 साल की मेहनत में ये फिल्म बनी, और सही हुई है बिल्कुल। और उसके तो बाद जो मैंने वेब जी, जी, बोलिए, आप वेब अपनी बात सीरीज पूरी की बात आप कह रही थी, तो वेब सीरीज जो है मैंने की है कॉलेज कांड। कॉलेज कांड में यशपाल जी ही थे, एक बार फिर से सौभाग्य मिला, और वो मेन किरदार में थे, और उनकी पत्नी का कैरेक्टर था मेरा। और कॉलेज कांड के अलावा ओपरी पराई एक वेब सीरीज आई है, उसमें मैंने सास का किरदार निभाया था। ओपरी पराई के अलावा अग्निवीर एक मैंने की है। अग्निवीर जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, और अखाड़ा 2 आ रही है, उसमें भी मेरा जो है की है। और इसके अलावा बॉलीवुड प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो जो छलांग की थी, उसके बाद रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर व डिम्पल कपाड़िया की फिल्म आई थी अभी, तू झूठी मैं मक्कार। उसमें भी मेरा अभिनव सिंह बस्सी जो थे उसमें, जो कि रणबीर के दोस्त बने थे, उनकी मदर का रोल। तो बस छुटपुट छुटपुट कुछ ना कुछ चलता रहता है ईश्वर की बहुत कृपा बढ़िया, कुछ ना कुछ चलता रहता है, और बहुत सारे दर्शक, श्रोता और हमारे बहुत दिल के अजीज राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, जो हमारे पटल के संयोजक हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन राजीव जी। विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरा छोटा भाई अनुज है। राजीव जौली खोसला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और वाकई यशपाल सिंह जी बहुत यशपाल शर्मा जी गंगा जल में भी थे, और बहुत सशक्त उनकी भूमिका रहती है। बहुत और समय की वाकई अपेक्षा आपने होने के आपने साथ साथ। कहा कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हम्म, खासकर हरियाणा की अगर हम बात करें, लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है कि हरियाणा में बहुत मुश्किल होता है महिलाओं का आगे बढ़ना। क्या चीजें बदल गई हैं अब? हाँ बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। हालांकि मैं तो बता रही हूँ आपको, जैसे कि रात के 1:30 बजे तक अगर मैं उस दौर में, आज से ये 20 साल पहले की बातें हैं, जब मैं अखबार में काम करती थी, तो तब भी अगर मैं कर पाई हूँ तो खैर माहौल बनना शुरू हो गया था उस समय भी। लेकिन फिर भी अगर ग्रामीण परिवेश की ओर देखें और उन जगहों पर, तो थोड़ा कठिन रहती हैं स्थितियां हरियाणा। लेकिन अब जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, और वहाँ फिल्में बननी शुरू हुई हैं, लोगों को समझ आ रही है, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। अब लड़कियां खूब आ रही हैं, नए बच्चे खूब आ रहे हैं काम, और केवल एक्टिंग में ही नहीं, निर्देशन में भी, और हर तरह का काम जो है सामने आके कर रहे हैं।
हमारे साथ संगीता नाग जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे कार्यक्रम को शेयर कीजिए, ताकि हमारा कार्यक्रम दूर-दूर तक पहुँचे और पता चले कि हरियाणा की एक बेटी कहाँ-कहाँ धूम मचा रही है। भवानी देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ सभी का। क्या कुछ गज़ल या जो आपका दिल करे, कुछ हमारे दर्शकों को अब गुनगुनाना तो मैं नहीं कहूँगी कि आप तहत में पढ़ती हैं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से गुज़ारिश ज़रूर करूँगी कि आप कभी तहत में कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छा गाएँगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल करूँगी कोशिश, लेकिन फिलहाल मैं एक और गज़ल इस पर ही है, देखिएगा कि जब भी होता है जहाँ होता है, जब भी होता है जहाँ होता है, इश्क इबादत का बयां होता है। जब भी होता है जहाँ होता है, इश्क इबादत का बयां होता है। इश्क में शर्त नहीं है वाजिब, इश्क में शर्त नहीं है वाजिब, इश्क शर्तों पे कहाँ होता है। शुक्रिया। इश्क में शर्त नहीं है वाजिब, इश्क शर्तों पे कहाँ होता है। इश्क रग रग में बहे खून जैसा, इश्क रग रग में बहे खून जैसा, रूह तक में भी रवां होता है। इश्क रग रग में बहे खून जैसा, रूह तक में भी रवां होता है जरूरत भी कहाँ लफ्जों की, है जरूरत भी कहाँ लफ्जों की, इश्क आंखों से बयां होता है जरूरत भी कहाँ लफ्जों की, इश्क आंखों से बयां होता है। और जब इश्क के मजाजी से इश्क के हकीकी ईश्वर तक जब पहुंचती है बात, कि जर्रे जर्रे में नजर आए वही, जर्रे जर्रे में नजर आए वही, हर घड़ी उसका गुमा होता है। जर्रे जर्रे में नजर आए वही, हर घड़ी उसका गुमा होता है। जब भी होता है जहाँ होता है, इस इबादत का बयां होता है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है! बहुत खूब, बहुत एक-एक जो कहते हैं ना शब्दों की जो माला बनती है और वो माला कितनी खूबसूरत होती है। आज हम सभी बहुत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रुमानी हो गए हैं आपकी गज़लों को सुन के और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी लगातार बनी हुई हैं और अल्पना जी आप ईयरफ़ोन हटा लीजिए, आवाज़ तेज़ हो जाएगी। अच्छा, इनको शायद सुनाई नहीं दे रहा है या पता नहीं क्या है। और हमारे साथ नमिता राकेश जी जुड़ गई हैं, जो हमारे किरदार का हिस्सा रही हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और अब हमारे सही आ रही है साथ क्या रवि जी? अभी अब ठीक आ बहुत रही बढ़िया आ रही है, बहुत है? अच्छी आवाज़ आ रही है। और जी। हमारे साथ रीता सक्सेना जी जुड़ गई हैं और ये बहुत मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये भी हमारे किरदार का हिस्सा रह चुकी हैं और इन्होंने अ, वैसे मानसिक रोगी बच्चों के लिए बहुत कार्य किया है। तो अरे मैं इस मंच से आपको नमन करती क्या हूँ बात, और इनकी क्या बात। काम की वजह से हमने किरदार में इनको आमंत्रित किया था। हमारे किरदार में रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गुज़ारिश है कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। किरदार का हिस्सा खास शख्सियत होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास मेरा बहुत बड़ा परिवार हो गया है। 71 किरदार आज हमारे पास, हमारे क्या नायाब बात। हीरे जिसको हमने तलाशा और तलाश कर हमने अपनी मोती की माला बनाई है जिसमें हम पिरोते रहते हैं, पिरोते रहते हैं। लोग मोती पिरोते हैं, मैं हीरे पिरोती हूँ, जवाहरात पिरोती हूँ और क्या बात। मेरे पास बहुत खजाना है, बहुत खजाना है। मैं बहुत, मुझे लगता है दुनिया की सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली या ये कहिए कि अमीर अगर कोई महिला है तो वो वैभवी है, अरे क्योंकि वाह, मेरे क्या पास बहुत ही जज्बा है, क्या जज्बा बहुत हीरे है। हैं मेरे पास और मैं वाक़ई हम लोग बहुत खुश हैं कि आप आई हैं। अ, शुक्रिया, नहीं अब मैं, मुझे बढ़िया बहुत आवाज़ अच्छा लगा। करके इतनी देर से बेचारे परेशान थे। अब आवाज़ हम्म। उनको आपके दिल तक पहुँच रही है और आपकी ग़ज़लों का सुनाएँगे हम। अ, जी। कभी ऐसा लगा आपको अल्पना जी इन इतने सालों की जो आपकी जर्नी रही है, कभी ऐसा महसूस हुआ कि महिला होने के नाते कभी पीछे हटने की नौबत आई या कभी किसी ने धक्का देने की कोशिश की या कभी किसी ने प्रताड़ित करने की कोशिश की? क्योंकि एक महिला होने के नाते इस बात का अगर हम ज़िक्र करते हैं ऑनलाइन के प्लेटफ़ॉर्म पे,
तो आने वाली बहुत सारी महिलाओं को शक्ति प्रदान हो पाएगी और वो जज्बा लेकर जा पाएंगी कि हाँ भाई, जब अल्पना जी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। जी, मैं बस 1 मिनट के लिए मुझे वो उठना होगा। मैं 1 मिनट का समय चाहूंगी आपसे, है ना? जी, जी, माफ़ी चाहूँगी। मुझे एक बार दरवाज़ा खोलना पड़ा, बिटिया आई थी। जी। जी, कोई बात नहीं। जी, हुँ। मेरा जो प्रश्न था। नहीं, जी, जी, मैं बताना चाहूँगी पीछे धकेलना, और वो आपको क्या है ना कि चलते हुए कदम-कदम पर लगता है कि अ, मैंने एक बार एक शेर कहा था कि तुमने अपनी रोटी सेंकी आग लगाकर बाबूजी, हमने तो तकदीर जला ली बात में आकर बाबूजी। और बाजी वैसे जीत गए थे हुनर के दम पर ये हम भी, बाजी वैसे जीत गए थे हुनर के दम पर ये हम भी, तुमने शह को मात बताया जात दिखाकर बाबूजी। तो वही है कि हुनर को पीछे धकेलने की, साजिशों वाला माहौल, षड्यंत्रों वाला चलता रहता है, बहुत सी स्थितियाँ होती हैं, और मुझे बल्कि बेचारगी और लाचारगी लगती है सब लोगों की कि सब अपनी-अपनी जद्दोजहद में हैं, सब अपने संघर्षों में लगे हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर आप ईमानदारी से अपने काम करते हुए चल रहे हैं, तो स्थितियाँ बनती चलती हैं, और दूरगामी सफ़र जो है, जिनको मैंने शीर्ष पर देखा है ना, वो बहुत बहुत धैर्य के साथ और बहुत कुछ सहते हुए, बिना कुछ बोले जो बढ़ते रहते हैं आगे, वो निरंतर कामयाबी के पथ पर बढ़ते हैं। अगर आप इन्हीं जद्दोजहद में उलझ करके जवाबदेही में पड़ जाएँगे और टकराव की सी स्थितियाँ बनाने लगेंगे, तो शायद आप वहीं ठहर जाएँगे। ज़रूरी है बहुत कुछ जज़्ब करके और निरंतरता में अपने आदर्शों और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना, समझौते नहीं करना। बहुत बढ़िया बात आपने कही और किसी की याद आ गई मुझे। अलका सिन्हा जी ने भी हमारे कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि ईमानदार होकर काम करना चाहिए और अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी शर्त पे जीते हैं, तो आप अपना दमखम रखते हैं और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अपने स्वाभिमान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप बिल्कुल। कहीं पर भी हैं। और छोटी सी बात अल्पना जी मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जिस तरह से किरदार जिंदगी का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसी तरह परिचर्चा का हम कार्यक्रम करते हैं हर रविवार हुँ। शाम 7 बजे। परिचर्चा को हमने निर्बाध चलाया है। आज हमारे 98 एपिसोड होने वाले हैं और क्या शीघ्र बात हम है! एपिसोड पूरा करेंगे। और बहुत खूब, सोशल बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। सोशल प्रॉब्लम को लेकर जो एक्टिविटीज होती हैं समाज के सरोकार का विषय लेकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारी पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है और बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे विषय हमने लिए हैं। जज्बा की आपने बात की तो मैंने सोचा थोड़ा सा कॉलर हम भी अपना ऊंचा कर लें कि हमने बिल्कुल। जी मेहनत वैभवी तो जी, लग। आप ना असल में एक योगदान दे रही हैं। ये एक तरह से साहित्य का संरक्षण कर रही हैं आप। आप किरदारों का संरक्षण कर रही हैं, आप ऐसी शख्सियतों का संरक्षण करें, क्योंकि आने वाला समय जो है ना वो नेट का ही दौर है, सोशल मीडिया का ही दौर है, और संरक्षित ऐसी ही चीज़ें रहेंगी। पुस्तकों वाला दौर अब कम हो गया है, अब सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन दौर में जो ऑनलाइन आयोजन है ना, वो बहुत समय तक अपनी धूम रखेंगे, बहुत समय तक पहचान रखेंगे। अब किसी को भी तलाशना होगा, लोग नाम डालेंगे, और आप जो काम कर रही हैं वो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और ने किया है या नहीं किया है, लेकिन वो शीर्ष पर ज़रूर आएगा और आपको याद रखा जाएगा इस काम के लिए हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते थे, इसी उद्देश्य से हमने ये बिल्कुल। कार्यक्रम शुरू किया है। और जी। भाई साहब भी बड़े अनोखे अनोखे संदेश भेजते हैं, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। राकेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सुरेंद्र भाई साहब ने लिखा है कि जलने वाले को हर फील्ड में, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हम उनको दरकिनार करके आगे बढ़े और इसी में भलाई है। सुहासिनी जी, अल्पना सुहासिनी, ये जो नाम है कितना सार्थक है आपकी नजर में? मैंने एक बार यही सवाल उनसे किया था। मेरे गुरुजी साहित्य गुरु रहे हैं डॉक्टर कुंवर बेचन।
तो मैंने उनसे कहा था कि सर आपने ये बेचैन नाम क्यों रखा? और क्या इसका असर आपकी ज़िंदगी पर आया? तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये नाम रखा था तो मेरे गुरु ने कहा था बेटा मत रखो, ज़िंदगी भर बेचैन रहोगे। और कहते कि मुझे लगता है कि शायद ये असर रहा है ज़िंदगी भर। तो मैं कहना चाहूँगी कि शायद सुहासिनी नाम का भी असर रहा है कि मुझे हँसने की बहुत आदत है। और हालाँकि ये नाम जो है हमारे पिताजी ने मेरी सबसे बड़ी दीदी वंदना दीदी हैं, उनको बोलते थे सुहासिनी। तो फिर ये परंपरा में चल गया। जैसे वंदना सुहासिनी, फिर सांत्वना सुहासिनी, फिर मैं अल्पना सुहासिनी, फिर चाचा जी की बिटिया अर्चना सुहासिनी, तो ऐसे हम सबने ये एक परंपरा बना ली। तो असर आया है आपने अपने विपरीतताओं में भी। बच्चों के नाम भी आगे भी, अगर आपकी बिटिया है तो उनके नाम की बिटिया तो सुहासिनी नहीं लगा। लगाती है, अभी तो नहीं लगाती है, लेकिन हाँ भतीजी लगाती है। उस परिवार में वो परंपरा भी कायम है। क्या मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही रोचक प्रश्न होगा और जी मैंने बस यही पूछ लिया आपसे। वेब सीरीज, अभिनेता, अभिनेत्री के तौर पे इतनी सारी मूवीज, आगे फ्यूचर में, भविष्य में और क्या करना चाहती हैं? क्या कुछ प्रोजेक्ट है आपके पास जिसके लिए आप मेहनत कर रही हैं, और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहती हैं? नहीं, मेरा असल में ये है कि एक तो ये संचालन के क्षेत्र में ही लगातार निरंतरता में व्यस्तताएं चलती रहती हैं। और प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूं, मूल जो काम मैं चाह रही हूँ कि जो होने ही चाहिए, पिताजी की कुछ अप्रकाशित चीजें हैं, उन्हें प्रकाशित करवाना, भाई का भी कुछ अप्रकाशित रह गया है, वो प्रकाशित करवाना, ये मेरा मूल ध्येय है। और उनकी स्मृति में आयोजन की एक परंपरा मैंने रखी थी, जो अभी थोड़े पारिवारिक दायित्वों के चलते बीच में छूटी, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं वो बड़ी क्लासेस में आ गए, तो थोड़ा-सा मसरूफियत ज़्यादा हो गई। तो मेरा मन है कि वो परंपरा दोबारा से शुरू हो, उनके कार्यक्रमों की श्रृंखला जो है, वो भी दोबारा से शुरू हो। और पठन-पाठन और लेखन, इन सबको बहुत ज़्यादा विस्तार मैं चाहती हूँ कि मैं पठन-पाठन छूट गया है, क्योंकि इधर-उधर अलग-अलग तरह के प्लेटफ़ॉर्म हो गए ये, और उनमें व्यस्तताओं के चलते पठन-पाठन बहुत छूट रहा है और कुछ समय हमारा मोबाइल ने ले लिया है। तो पठन-पाठन दोबारा से मैं चाहूँगी कि मैं शुरू करूँ। और गज़ल की पुस्तक आई है और अगला मेरा ध्येय है कि गीत हो गए हैं काफ़ी, तो गीतों की भी एक पुस्तक जो है जल्द ही आ जाए। तो क्या और हमारे सीख दर्शकों को कोई गीत सुना सकती हैं आप? हम तो लालच करेंगे, हम बहुत गीतों लालच। का भी वही वही दिक्कत है। गीत मुझे लगता है कि गाना चाहिए, तो मैं इसलिए मंचों पर कम ही सुनाती हूँ, हालांकि लिखे गए हैं काफी, लेकिन मैं लेकिन जिसे गाना ना पड़े ऐसा एक गीत मैं सुना इस देती हूँ बात मैं। से सुहासिनी जी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि आप गा नहीं सकती हैं। आप ज़रूर मेरा सुर कोशिश गड़बड़ा करिए, जाता है वैभवी जी, सुर गड़बड़ा जाता है। कोशिश और मैं करिए। मेरा ये भी ध्येय है कि मैं संगीत की शिक्षा लूं, अगर कभी समय मिला मुझे तो मैं जरूर लेना चाहूंगी संगीत शिक्षा। तो चलिए, मैं एक गीत जो है युवा पीढ़ी के प्रोत्साहन के लिए लिखा था कि स्वागत। आदेश स्वयं को देने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। आदेश स्वयं को देने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे, तूफानों और मझधारों में चप्पू खुद ही खेने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। और इसका बंद देखिएगा कि हवा बहे पुरजोर भले ही, हवा बहे पुरजोर भले ही, तिमिर घिरे घनघोर भले ही, चारों ओर खड़े सन्नाटे बन जाएं सिरमौर भले ही, चीर के उन सन्नाटों को भी वीणा के सुर देने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। और क्या बात! देखिएगा कि निर्णय, बहुत शुक्रिया, निर्णय खुद क्यों लेने होंगे, दूसरे बंद में देखिएगा कि मैंने इसमें कोशिश की कि व्यक्ति अपनी महत्ता को पहचाने कि तू खुद मैं भी, तू खुद हम भी, तू खुद मैं भी, तू खुद हम भी, खुद ही ज्यादा खुद ही कम भी, खुद की खुद से ज्योति जलाकर खुद ही दूर करेगा तम भी, थाम क्या कलम बात! को अपने गम को, थाम कलम को अपने गम को गीत खुशी के देने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। वाह, 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 वाह! बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद दिला दी, जिस तरीके से, जिस अरे तेवर में उनकी कविताएँ हुआ करती थी, और जी, वैसे ही मुझे महसूस हुआ। और राकेश मिश्रा जी ने लिखा है कि लक्ष्य सदैव पूर्ण होते हैं, आपके भी सभी लक्ष्य अवश्य पूर्ण होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आभार आपका। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, बने हैं, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी का साथ मिल रहा है। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो जब साथ मिलते हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। हमारी जो कार्यक्रम की यात्रा है वो भी आसान हो गई, और आपके जीवन की जो यात्रा रही है, खट्टे मीठे कुछ पल मुझे और बटोरने हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट का वक्त है, और मैं चाहती हूँ कि खट्टे मीठे जो पल हैं उसको बटोर लूं। जी। निशा पोद्दार हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। बचपन में सुहासिनी कैसी थी? हमेशा हंसने वाली, चंचल, या फिर गंभीर? मैं शायद, मतलब मैं थोड़ा दब्बू थी, थोड़ा झिझकने वाली, और बहुत ज्यादा किसी से संवाद न करना, बात न करना, और काफी समय तक ऐसी ही रही। इवन मैं कॉलेज तक भी ऐसी ही रही। और पहले तो जो भी स्थितियां रही होंगी, लेकिन बाद में जैसे पिताजी के जाने के बाद और ज्यादा मैं थोड़ी सी वैसी हो गई थी, डरी सहमी सी, झिझकी सी, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास। लेकिन ये पता नहीं क्या संयोग रहा कि जब कभी मैंने मंच पे बोला, आत्मविश्वास से बोला, जैसे ही मंच से उतरी मैं अपने उसी जोन में आ जाती थी। उतनी ही झिझक, उतनी ही शर्मिंदगी। तो ये कॉलेज टाइम तक भी रहा। इवन मैं जब पहली बार जॉब के लिए दैनिक भास्कर के ऑफिस में गई थी, मुझे आज भी ध्यान है कि जब मैं वहां गई, और मतलब पहली बात तो लोगों को, इतने लोग मुझे देख रहे हैं कि नया कोई आया है। और फिर मैं जहां बैठी थी वहां से सामने की टेबल पे पेपर रखा था, और मुझे चाहिए था पेपर, और मैं पत्रकार बन करके गई थी, आप ये देखिए। और मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां से वो पेपर उठा के और काम करूं। इतना पसीने छूट रहे हैं, घबराहट हो रही है। फिर लेकिन हाँ, ये है कि पत्रकारिता में आने के बाद, अब जैसे अगले ही दिन, पहला दिन है, मैंने ज्वाइन किया है आज, और अगले ही दिन मुझे भेज दिया गया कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का इंटरव्यू लेके आओ। अब मैं वहां गई तो भीतर से इतनी डरी हुई बुरी तरह से, और वो लोग ऐसे मेरे आगे पीछे, पत्रकार आए हैं, पत्रकार आए हैं, और वो ऐसे बिल्कुल पूरी टेबल उन्होंने सजा दी खाने पीने के लिए और सब। और मैंने कहा नहीं जी, मुझे नहीं लेना, भीतर से ऐसे पसीने छूट रहे हैं मुझे। लेकिन उससे ओवरकम कैसे करना है आपको, अपने उस झिझक से बाहर आकर के जाहिर नहीं होने देना चेहरे से कि आप इतने डरे हुए, इतने खौफजदा है। तो धीरे धीरे वो वहां पर बहुत सीखा शायद मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में, कहीं भी जाना आना। फिर तो इतना आत्मविश्वास आ गया था कि मेरा सौभाग्य रहा कि बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियतों के मैंने उस दौरान साक्षात्कार लिए। बशीर बद्र साहब हमारे हिसार में आए थे, उनका भी लिया था मैंने उस दौरान। और काफ़ी बड़ी हस्तियाँ आई, गीत-संगीत के क्षेत्रों की भी। और इवन मैंने जेल में जाकर के भी, मुझे एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ करने का बड़ा शौक था। तो जेल में जो महिला कैदी हैं, वहाँ एक नियम होता है कि उनके बच्चे 5 साल तक के उन्हीं के साथ रहेंगे। तो मुझे एक बार किसी ने बताया कि ये बच्चे यहाँ रहते-रहते ना इतने वो हो जाते हैं महिलाओं के आदी, कि किसी पुरुष को देखते ही चिल्ला पड़ते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन आ गया, कोई प्लम्बर आ गया, तो उसको देखते ही चिल्लाते हैं। तो कल को ये सोसाइटी में कैसे फिट होंगे? तो ये मुझे लगा कि कमाल की स्टोरी है ये तो। मैंने कई दिन जेल के चक्कर काटे वहाँ पर निकालने के लिए स्टोरी को। फिर अच्छी खासी बड़ी बायलाइन स्टोरी छपी थी वो। और उसके बाद अच्छा असर ये हुआ कि बाद में वहाँ पर व्यवस्था हुई उन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की, बाहर निकाला गया उन्हें, और उन्हें बाल भवन में पढ़ने के लिए दिया गया। तो फिर तो धीरे-धीरे आत्मविश्वास बढ़ता चला गया अपने आप से। आत्मविश्वास बढ़ता चला गया, और सुहासिनी की तरह बिल्कुल मुस्कुराती हुई आज हमारे साथ आप जुड़ी हुई हैं। और हर मंचों पर आप जब जाती हैं तो एक आत्मविश्वास से लबरेज होकर जाती हैं। और कहते ना, ओहो, मैं बहुत आभारी हूँ, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर हमारे साथ जुड़ अरे! गए हैं। प्रणाम सर। आदरणीय तो लक्ष्मी वो बहुत शंकर वाजपेयी सर वो हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने हम लोगों को शायद आकाशवाणी के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बचपन में इतना सुना ना उन्हें, उनकी आवाज़ का अंदाज़, बोलने का लहज़ा, वो सब बहुत कुछ सीखा है सर से। और मेरा सौभाग्य रहा कि गाज़ियाबाद आने के बाद जब उनसे मुलाकात हुई 1-2 इवेंट्स में, तो घर जाके भाई, जो मेरे राइटर भाई थे जिनकी अभी डेथ हो गई है, उनसे मैंने बड़े खुश होके बताया था कि पता है मैं वाजपेयी सर से मिली थी। बहुत कमाल के बिल्कुल, व्यक्तित्व है। सादर बिल्कुल, प्रणाम सर। बिल्कुल। और इनका सहयोग और परिचर्चा में भी हमें मिल चुका है, और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, दुलार सब इनसे मिलता है, किरण दीदी से बिल्कुल। मिलता है। हम भी सौभाग्यशाली हैं जो सर का सानिध्य प्राप्त हुआ।
और अमेरिका से सर आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अल्पना जी, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे और एक सुहासिनी को लेकर हमारी चर्चा चली कि बचपन में आपका क्या रहा और ये भी एक प्रेरणा है कि कोई ऐसा बच्चा जो कुछ बोलता नहीं है और डरा हुआ रहता है, वो आज दूसरों के छक्के छुड़ा रहा है, हर मंच पे जाके अपनी प्रतिभा से लोहा मनवा रहा है। तो ये भी एक प्रेरणा की बात है और मुझे लगता है जो दर्शक श्रोता आगे भी हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे, उन्हें जरूर संबल मिलेगा। और अगर उनके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि ये सब धीरे धीरे जिंदगी के हिस्से हैं जो धीरे धीरे बदलते रहते हैं और आगे चलकर कोई डॉक्टर अल्पना सुहासिनी की तरह मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व लेकर किसी किरदार का हिस्सा बनेगा। तो अल्पना जी, चलते चलते क्या सुनाना चाहती हैं या कुछ संदेश हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप देना चाहती हैं? नहीं, संदेश जैसा तो क्या कहते हैं, अभी तो सीख रहे हैं, चल रहे हैं। बस वही है कि मुझे लगता, मेरा ये मानना है, पूरी जिंदगी को अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो बस ये है कि हर कदम, हर रास्ता एक नई सीख के साथ आपको लेकर के चलता है। और मुझे हमेशा लगता रहा कि शायद आपके भीतर जो संस्कार पहले से होते हैं, उनके हिसाब से स्थितियां बनती चली जाती हैं। अपने आप आपको अवसर भी मिलेंगे, उस तरह के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, उस तरह की परिस्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए जरूरी ये है कि सोच अच्छी हो, स्वप्न अच्छे हो। आप बड़ा सोचें, बड़ा सपना देखें तो पूरे जरूर होते हैं। क्योंकि मैं जिस परिवेश में रही, मैं आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी परिवार की, और उस दौर में बड़े सपने देखने की मैं बड़ी आदी थी। मुझे आज भी ध्यान है, मैं बहुत छोटी सी थी, तो मैं बैठी-बैठी, मतलब मुझे जगती आँखों से मैं इंटरव्यू देती रहती थी। कहीं भी इंटरव्यू होता है तो मुझे हँसी आती है और वो बात याद आती है। बहुत छोटी-सी थी, अपने आप ही सवाल करना, आपका नाम, फिर खुद ही बताना, अल्पना सुहासिनी, आप क्या कर रही हैं? जी मैंने ये किया, वो किया, इस तरह से अपने आप से ही। तो शायद स्वप्न अगर बड़े हों, सोच अगर बड़ी हो, तो फिर उनको पूरा करने के लिए प्रकृति और ये यूनिवर्स जो है शायद स्थितियां भी बनाती है। जरूरी है कि हर अवसर को समझें और चलते रहें। बस चलते रहना जिंदगी है, कहीं भी मंजिल जैसा कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है जहां भी हम पहुंचते हैं वहां और अलग तरह की चुनौतियां, अलग तरह के परिवेश, वहां जाकर के लगता है कि आप कुछ नहीं है। कितने लोग आपसे बड़े, कितने आपके दिग्गज वहां पर हैं। तो बस आप चलते रहें, बस सीखते रहें और चलते रहें, ये मुझे बिल्कुल, फलसफा नजर आता है। बहुत जी सुंदर आपकी जिंदगी का फलसफा है और बहुत सही कहा आपने। हमारे साथ लीलाधर दधीच जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है और सभी का हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपनी बेशकीमती वक्त हमें दिया है, जिसकी वजह से हम कार्यक्रम लेकर आते हैं और कार्यक्रम में इतनी ऊर्जा भर जाती है आपकी उपस्थिति से, जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सुहासिनी जी, हमारे साथ आप जुड़ी, बनी रही और इतनी सारी आपने अपनी जिंदगी की उन तमाम पहलुओं पर बात की। और मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा दायक है, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं और जब आप सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह जो जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप जरूर पहुंचते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए आपका हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे निमंत्रण को आपने स्वीकार किया, उसके लिए भी हम आभारी। वैभवी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पटल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझ जैसी नाचीज शख्सियत को आपने इस तरह का मान दिया, इतना सम्मान दिया है। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। और बस चल रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं आपके संचालन की मुरीद हूँ। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरा दिन बना दिया। और तमाम सुधी श्रोता सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, खासकर हमारे आदरणीय वाजपेयी सर जो इतनी दूर सात समुद्र पार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका मैं आभार व्यक्त, कृतज्ञ हूँ। जी बिल्कुल। और राकेश भाई साहब लगातार बने हुए हैं, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार नए किरदार, नई शख्सियत से नई बातचीत, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।